आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इरफान, आपसे मुलाकात फिर हो रही है और हम लोग ज़रा रुक गए थे क्योंकि बजट और सर्वे और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और पता नहीं क्या क्या आ रहा था, उसमें हमने कहा ये सब ज़रा तूफान बैठ जाए फिर इस पर बात करेंगे, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा एक आध दिन ठहर जाते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ। लेकिन शाहीन साहब, तूफान जो है वो थमा नहीं है। नहीं, तूफान तो पॉलिटिक्स का, देखिए पॉलिटिक्स का तूफान तो कभी नहीं थमता ना। रोज़ ही नए नए इश्यूज आते हैं, रोज़ ही उनको हैंडल करना पड़ता है, रोज़ कोई जीतता है कोई हारता है कोई, ये तो चलता रहता है, ये तो थमने वाला नहीं है, ये तो खैर चलेगा। लेकिन जिस तूफान की मैं बात कर रहा हूँ ना, जी, वो अखबारात और जहाँ जहाँ जिसका जोर चल रहा है, जो जिसका नुमाइंदा बैठा है वो लिख रहा है। अखबारात भी कह रहे हैं और वैसे भी ये जनरल परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2023 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है। जी, इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं और ये जो बजट था ये उसी तैयारी का एक मतलब पहला कदम है। आवाम तक पहुँचे, आवाम को रिलीफ मिले। और सर आपने भी इस बजट को देखा, जो चीज़ें अनाउंस की गई हैं, आपके नज़दीक ये बात दुरुस्त है कि 2023 की तैयारी है और वाकई कोई आवाम को रिलीफ मिला है इससे? देखिए बात ये है कि एक बात तो इस बजट से क्लियर हो गई और जो बजट का रिएक्शन है उससे भी क्लियर हो गई, अपोजिशन का रिएक्शन है उससे भी क्लियर हो गई कि अब सब लोग जो हैं जी, वो इस बात पे एग्री कर गए कि जी 2023 से पहले अब कोई चेंज वेंज नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं जाती, कोई नो कॉन्फिडेंस, अब ये गड़बड़ जो हो रहा है ना ये अब नहीं होती और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आगे चले उसकी तैयारी करें, जो आएगा इलेक्शन। अब वो आता है 2023 में आता है, 2022 के एंड में आता है, जल्दी आता है, जैसे भी आ जाए, मतलब जब भी आएगा, लेकिन सब लोग अब उसकी तैयारी में लग गए हैं। जैसे हमने पिछले अपने प्रोग्राम में कहा था कि सिंध के में जो उन्होंने तो अपना सिंध कार्ड निकाल के तो दिखाना शुरू कर दिया है कि जी अब ये हमारा इलेक्शन कैंपेन होगा। इसी तरह ये जो बजट आया है इस पे जो तबसरे हो रहे हैं और जो इम्प्रेशन है, और मेरा ख्याल है कुछ हद तक ठीक भी है, और मेरी भी बात अक्सर पीटीआई वालों से भी हुई है और दूसरे लोगों से भी, उन्होंने कहा ये बजट है और हुकूमत ने, क्योंकि एक साल इनके पास है जिसमें ये सारी इनकी 3 साल की जो प्रॉब्लम्स थी, 3 साल तक जो ये लड़ते रहे इकॉनमी से, जो पुराने जो वो छोड़ के गए थे मसले उनको हल करते रहे, पुरानी चीज़ों को सेटल करते रहे और लोगों को नुकसान होता रहा, कीमतें बढ़ती रहीं, लोग शोर मचाते रहे। इन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, ज़रा घबराना नहीं है, ज़रा ठहर जाओ, सब्र करो। सॉरी। अब वो पीरियड जो मुश्किल पीरियड था, वो कहते हैं खान साहब, इमरान खान भी कहते हैं और सब कहते हैं कि जी वो काफ़ी हद तक गुजर गया। अब आने है जो फ्रूट मिलने हैं, ये जो इतना सब्र किया है, इतना जो मुश्किल से गुजारा है, इसका हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा जो अब मिलेगा और उसका ही तैयारी है ये। और ये जो पहला बजट है, अगर दूसरा बजट भी अगले साल आया तो वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए। मगर ये वाला भी जो है, ये लोग ही नहीं कह रहे, सारे अखबार कह रहे हैं, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो तजिया निगार कह रहे हैं कि जी अनप्रेसिडेंटेड इंसेंटिव्स दिए गए हैं लोगों को, स्टॉक मार्केट को, तो यानी लोगों को लोन मिलेंगे, फ्री के पैसे मिलेंगे, यानी जिसे कहते हैं ना जो बॉटम अप इकोनॉमी है, ये वो ट्रिकल डाउन नहीं है, ये ऊपर से नीचे जाने वाली इकोनॉमी को का तजुर्बा हो रहा है या प्रैक्टिस हो रही है। पहले ये होता था कि ऊपर आप जो ऊपर के लेवल्स हैं, कॉरपोरेट बड़े बड़े लोगों को अमीर करें तो वो फिर नीचे लोगों के पास पैसे ट्रिकल होके आएंगे, लेकिन वो फेल हो गया सारा। अमेरिका में भी फेल हो गया अब, और यहाँ भी वो कहते हैं कि नहीं, आम लोगों को दो पैसे, इतने पैसे दो कि वो खर्च करें और हर चीज़ फिर बने और प्रोडक्शन ज़्यादा हो और लोग अमीर हों और फिर इकॉनमी ऊपर चले। तो वही मॉडल अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शुरू हो गया है और वो उसमें अब हमें नज़र आ रहा है बजट में भी कि ये बेशुमार लोगों को लोन मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, एहसास प्रोग्राम के तहत बढ़ रहे टैक्स की छूट मिल रही है,
तो लोगों के पास और कीमतें मिल रही हैं, जो क्रॉप्स हुई हैं, जो एग्रीकल्चर में जो बेहतरीन रिजल्ट्स इस दफ़ा आए हैं, उसमें इसलिए आए कि लोगों को पैसे मिले हैं और ज़्यादा पैसे मिले हैं, मार्केट रेट्स मिले हैं। तो ये पॉलिसी बिल्कुल सही है, ये पॉलिसी बिल्कुल सही है कि आपने ये जी इलेक्शन आपने ये कहा कि जी जी ये लोग जो हैं, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छे की आवाज आ रही है, लेकिन सर ऑपोजिशन कहती है कि ये बजट भी गलत है, ये फिगर्स भी गलत हैं, मईशत भी गलत कोट की जा रही है, तो ऑपोजिशन क्यों शोर मचा रही है? वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। सर अपोजिशन तो बेचारे एक ऐसे गड्ढे में गिरी हुई है कि जहाँ से वो ना निकल सकते हैं, ना उनके पास उस गड्ढे में कोई मुंह धोने के लिए पानी है कि वो अपना मुंह ही साफ कर लें। कीचड़ में फंसे हुए हैं सारे, एक दूसरे पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास, गड्ढे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मरियम साहिबा ने उनको ऐसा फंसाया है कि वो अब हर तरफ से जो है ना, वो शोर तो मचाना है उन्होंने, जाहिर है, मगर मुझे हंसी आ रही थी कि इस दफ़ा इतना यानी एग्रेसिव और बोल्ड इनिशिएटिव्स हैं इस बजट में। लोगों को फ्री पैसे मिल रहे हैं, यानी हर चीज़ की बहुतायत है, ग्रोथ बजट है जिसे कहते हैं, हर चीज़ बढ़ेगी, ग्रो होगी। और अपोजिशन वालों के पास इसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई इशू ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये एक मोहतरमा हमारे टीवी पे कह रही थी कि जी देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इस बजट का क्या हुआ कि वज़ीर ख़जाना साहब की सांस फूल गई, उनकी सांस बड़ी फूल रही थी तकरीर करते हुए। यानी ये लेवल था, ये क्रिटिसिज्म है, ये आईक्यू लेवल है हमारे, आईक्यू लेवल कह लें आप उसको, या उनकी लैक ऑफ, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है। तो उनको नज़र आया कि जी वो देखिए इतनी लंबी तकरीर थी और इतने मुश्किल तकरीर थी, और पता नहीं क्या थी कि उनकी सांस, उन्हीं की सांस फूल गई। और दूसरा, जो पढ़े लिखे जो लोग अपने आप को कहते हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं या अरस्तु हैं, ये जो भी बैठे हैं हर तरफ, वो कहते हैं उनकी क्रिटिसिज्म क्या है? उनकी क्रिटिसिज्म ये है कि जी ये इतने बड़ी बड़ी चीज़ें आपने प्रॉमिस कर दी, ये तो आप पूरा कर ही नहीं सकते। लो जी, आप अगर पूरा नहीं कर सकते तो फिर ये गलत है, बंद कर दें हम ये दुकान, क्या मतलब? जब पूरा करने का वक्त आएगा नहीं करेंगे, उस वक्त आप कहेंगे जी आपने ये प्रॉमिस किया था, अब आप क्या कहते हैं। लेकिन वो अभी से कहते हैं कि नहीं ये तो है ही गलत, इसको तो आप चलाए ना, और ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपने बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस कर दिया। और भाई एक जगह पे मैं आज पढ़ रहा था, और बड़े हमारे डॉन अखबार, बड़ा मोअज़्ज़ज़ अखबार है, उसमें दो बड़े एनालिसिस छपे हैं आज, और उसमें लिखा ये है कि ये जो बजट है ये इसाक डार साहब की और नून लीग की पॉलिसी की कॉपी है। खर्च करो खर्च करो खर्च करो, लोगों को खुश करो और फिर बाद में देखी जाएगी, ये उनका ये तजिया था। तो और उन्हीं के लोग कहते हैं कि जी ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? शाहिद साहब, इस बजट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी एक सियासत कर रही है, नून लीग की एक अपनी सियासत है, और मुंतशिर सियासत अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा। आप इसे कैसे देखते हैं, इन तमाम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं इनको? देखिए, हर बजट जो होता है वो तो होता ही अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पोजीशन को देख के, अपनी सियासी जो गोल्स एंड अपने अचीव करना होता है उसको देख के, जो अचीव अब तक किया है उसकी जो फॉल्ट्स होती हैं उनको दूर करना, ये तो होता, बजट का काम ही है। और बजट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल फॉर एवरी गवर्नमेंट, ये तो होता ही है। तो ये भी उसी तरह, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स इसमें पीटीआई के लिए तो लग रहा है कि इस वक्त बहुत उन्होंने अच्छी पॉलिटिक्स की है इसमें, क्योंकि इतनी इसमें फ्रूट्स और मिठाइयाँ और रसगुल्ले और जो गुलाब जामुन डाल दिए कि अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसको क्रिटिसाइज क्या करें। लेकिन अपोजिशन वालों की जिस तरफ से अगर आप देखें तो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि जी हम जाएं किधर अब, यानी इसको हम क्रिटिसाइज करें तो लोग उनको एक तरह से गालियाँ देंगे कि जी हमें कुछ मिलने लगा तो आप आगे
अच्छा, दूसरा अगर ये क्रिटिसाइज करें तो कौन से पॉइंट्स पे करें? अब बिलावल साहब जो करते हैं, यानी उनकी पॉलिटिक्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बिलावल साहब भी एक आजकल बड़े एक्टिवली वो बयान देते हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, बिलावल के पीडीएम पर वार। खैर इस पे भी हम बात करेंगे उनकी सियासत। तो उन्होंने तो सर यहाँ तक कहा कि हमारे वोट शहबाज शरीफ साहब आप इस्तेमाल करें। वो क्या कन्फ्यूजन का ये हाल है, या मेरा ख्याल है कि समझ ना आने का और बेख्तियारी का ये हाल है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं मानते और हम कुछ नहीं करने देंगे और पास नहीं होने देंगे और ये नहीं करेंगे। अपोजिशन ने जो शो उन्होंने किया असेंबली के अंदर, वो मछली मार्केट मचाई, लेकिन आखिर में पूरी लंबी 1.5 घंटे की तकरीर थी, तो 15 मिनट तो उन्होंने शोर शराबा कर लिया और जो भी करना था कर लिया, ज़रा जोर ज़बर लगा के। उसके बाद फिर सब ठंडे हो गए और बैठ के अपने हाथ डब 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 ही करते रहे। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं रही किसी में, क्योंकि ये पॉइंट कोई नहीं, इशू कोई नहीं था ना। और खाली खड़े होकर शोर ही अगर मचाना है तो वो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इमरान खान साहब भी बैठे थे, आके बैठ गए, कर लो जी जो करना है। और औरतें कुछ खड़ी हो गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब बिलावल साहब की मुसीबत ये आ गई कि जी अब वो कहते हैं जी इसको हमने क्रिटिसाइज भी करना है, पीडीएम भी टूट फूट गई है, उसको भी हमने क्रिटिसाइज करना है। हमने कुछ ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन भी नहीं लेना, क्योंकि अंदर अंदर जो हमारी ढील बील मिली हुई थी वो भी कहीं हमारी गड़बड़ ना हो जाए कुछ लोगों के साथ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रास्ता निकाला है। उन्होंने कहा कि जी हमारे वोट सारे शहबाज शरीफ के हैं अब उस पर शहबाज शरीफ साहब आप इनको यूज़ कर लें जैसा करते हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर वो यूज़ कर लें उनके वोट, तो बिलावल साहब मेरा ख्याल है कि जब वक्त आएगा तो वो फिर बीच में गन डालेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने कहा है कि जो तुसी लड़ो जी शेर तुसी बनो जी प्लीज़ तुसी आगे हो जाओ। और वो बेचारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी आवाज़ मेरा ख्याल है गला ख़राब है या कुछ वो है, आवाज़ ज़्यादा भारी नहीं निकलती वहाँ से। तो उनको अब समझ नहीं आ रही कि जी हम करें तो क्या करें। वोटिंग अगर कराएंगे तो वो हार जाएंगे तो गले में शहबाज शरीफ साहब के पड़ेगी। वोटिंग जीत नहीं सकते। और पीपल पार्टी वाले आखिरी वक्त में, मैं आपको ये बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना कि जी आप हमारे वोट ले लें और ये सब करें, आखिरी वक्त में देखिएगा उनके वोटर सारे गायब हो जाएंगे जब वोटिंग का वक्त आएगा। तो शहबाज शरीफ साहब देखते रह जाएंगे कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। जैसे आपने कई दफ़ा पहले देखा है सेनेट के इलेक्शन में और उसके इलेक्शन में और फलाने इलेक्शन में जो होता है ड्रामा, वो ड्रामा फिर जब वक्त आएगा तो वही ड्रामा होगा। आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब को बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो ट्रैप कर रहे हैं ताकि मलबा गिराया जाए कि देखें जी ये भी भाई नहीं, ट्रैप तो कर लिया ना, क्योंकि देखिए बिलावल साहब ने तो अपनी जान छुड़ा ली ना कि जी मैं तो कुछ नहीं करने वाला, आप करें जो कुछ करना है, हम आपके साथ हैं। तू ही सर तू ही और बाकी सब आपके साथ हैं, चलें शेर बनो शेर बने जी, आगे आए जी, लड़ो जी, शेर बनो। अब वो लड़ने के मूड में नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल उल्टी है मरियम की पॉलिटिक्स जो है वो उनसे उल्टी है। वो लड़ने को तैयार है, लेकिन बिलावल साहब कहते हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब शेर बने। तो वो एक कन्फ्यूजन जो है टोटल। और उसमें बजट तो उनको भूल गया वो। अब सारे लोग आराम से, ये बजट अब मंडे से शुरू होगा, 2-3 दिन में मेरा ख्याल है ठक ठक करके, जैसा अभी पिछले हफ्ते हुआ था कि एक दिन में 21 बिल पास हो गए बैठे बैठे और वो सर रिकॉर्ड है सर, ये पता नहीं रिकॉर्ड है या नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा भी किसी ने कराया हो। लेकिन ये कि इस गवर्नमेंट का तो रिकॉर्ड, इस गवर्नमेंट का तो लगता है कि रिकॉर्ड है। मगर वो 21 बिल पास होंगे तो बात होगी। 21 बिल पास हो गए, लेकिन वो अब सेनेट में जाएंगे तो क्या होगा। मगर ये कि वो अब सर मेरा ना एक आखिरी सवाल है। और खैर आपने तो कहा था कि इरफान ये गवर्नमेंट जो है ना वो अनाउंस करने जा रही है और बड़े बड़े पैकेजेस देगी। सर वो हुआ, आम बंदे की तनख्वाह बढ़ी है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी है, पेंशन बढ़ी है और इन्होंने इसको ऑब्वियसली कैपिटलाइज किया। आम आदमी को सर यही चाहिए तनख्वाह बढ़ जाए। वो हमेशा इस पे भी क्रिटिसिज्म है कि तनख्वाह ज्यादा नहीं बढ़ी। और मैंने कुछ लोगों से बात की जो मुझे लगता है कि जी फाइनल जब वक्त आएगा तो हो सकता है इस तनख्वाह को और ही बढ़ा दे, हो सकता है 10 से 12% ही कर दे। ये भी सोच चल रही है कि जी अगर चलो इस पे ही क्रिटिसिज्म, यही आपका आखिरी रह गया अरबा कि जी आपने थोड़े पैसे बढ़ाए तो हम और बढ़ा देते हैं। क्या है, बाकी सारे जब लोगों को दे रहे हैं,
1.5 2 लाख के लोन फार्मर्स को दे रहे हैं, घर बनाने के लिए 3 लाख के लोन दे रहे हैं, और हर चीज़ के पैसे जो बटेंगे तो सरकारी नौकरों, सरकारी जो लोग हैं उनको भी दे दें और फायदा होगा। सर बिल्कुल एक और खबर थी, एक ये तो आपने खबर हमें ब्रेक की थी हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी खबर जो आपने कहा था ना कि इरफान, अब पीपल्स पार्टी को टाइट किया जाएगा। फर्रुख शाह साहब जो हैं, खुर्शीद शाह साहब के बेटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए वो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में की थी जब वो बहरिया पे पिछला हमने प्रोग्राम किया था बहरिया पे कि जी ये इन्होंने जो गेम खेली है ये बड़ी ख़तरनाक गेम है, और इसकी ये बहरिया का जो इशू है और सिंध कार्ड जो उन्होंने खेलना शुरू किया। और आप देखें मुस्तकिल जब बयान अब जितने सिंध से आ रहे हैं ना, कोई कह रहा है जी 2 पाकिस्तान ना बनाए, कोई कह रहा है हमें महरूम कर दिया, कोई हमें ये कर दिया, हमें पैसे नहीं दिए, हमें पानी नहीं दिया, और मुस्तकिल वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान, एक पाकिस्तान नहीं 2 पाकिस्तान की बात करें, सिंध कार्ड नहीं खेलें, पाकिस्तान कार्ड खेलें। बात वो करते हैं सिंध कार्ड की हर रोज़, क्योंकि उनकी पॉलिसी की एक जी इशू असल में यही है, इसको लाइव रखना है हमने। सिंध कार्ड का नाम हमने लेना ज़रूर है अपने बातों में, चाहे हम ये कहें कि जी ये करें या ना करें, मगर उसका जो रिएक्शन था, जो मेरा ख्याल था कि जी इसका रिएक्शन होगा, ये जरदारी साहब ने जो भी प्लान बनाया ये अच्छा नहीं है। जो ये इनको डील वील जिसने भी दी हुई थी वो उसको अच्छा नहीं लगेगा ये, और इनके स्क्रू टाइट होने शुरू होंगे। और अब आप जैसे कह रहे हैं कि जी खुर्शीद शाह के बेटे को भी उन्होंने बुला लिया है। मेरी रिपोर्ट ये थी, मैंने बल्कि टीवी पे ही सुनी थी कि जी कोई जरदारी साहब के केसेस के 2 लोग जो थे इस्लामाबाद में, उनको भी पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जो वो भी अब टाइट होने शुरू होंगे, और भी ज़्यादा आगे चलेंगे ये, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि जी एक तरफ आप डील लेके आराम से बैठ जाएं और बड़े खुश हों और पॉलिटिक्स करते जाएं, गाली गलौज भी करते जाएं, और पीछे से फिर आप ये भी करें कि जी मुल्क की सालमियत के ऊपर आप सिंध कार्ड लगा दें और आगे लगाना शुरू कर दें, और कोई पकड़े भी ना और पुलिस खड़ी देखती रहे। ये सब काम एक साथ नहीं चल सकते, तो इसलिए ये उनको घबराना है। और इसीलिए बिलावल साहब ने कहा है कि जी जो लड़ाई लड़नी है बजट भी आप लड़ें, हम नहीं लड़ने वाले। तो ये एक पॉलिसी बिल्कुल एक क्लियर नज़र आ रही है उनकी, और आखिरी वक्त में यही होगा कि जी वो भाग जाएंगे, शहबाज शरीफ को छोड़ के भी भाग जाएंगे। बिल्कुल सही है सर मेरा ख्याल है कि हमने सारे टॉपिक्स जो कवर कर लिए, और कोई चीज़ हमारी आज की इस स्पेशल एडिशन की नहीं रह गई। मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि हमारा प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते से रेगुलर हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारी माजरत करेंगे, कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। प्रोग्राम करना चाहिए, ज़रूरत हो उसकी, जो सॉलिड प्रोग्राम हो करना चाहिए। देखिए बहुत से लोग बहुत प्रोग्राम करते हैं, आप बता रहे थे कि जी यूट्यूब के देखने वाले बहुत बढ़ गए हैं, और स्टैटिस्टिक्स जो आ रही हैं उसमें लोग मेन स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं टीवी को, और बल्कि इनको ज़्यादा देख रहे हैं यूट्यूब को ज़्यादा देखा जा रहा है। वो इसीलिए कि ये प्रोग्राम फोकस होते हैं, एक इशू पे होते हैं, और बिला लगे लिपटे वो लोग इधर उधर की आय पाई शाई नहीं करते, सीधी बात करते हैं। तो हम लोगों को भी टू द पॉइंट, हम लोगों को भी बात करनी चाहिए, जो इशू हो उस पर सीधी बात करनी चाहिए। अगर कोई इशू ना हो तो कोई बात नहीं है, एक दिन ठहर के भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, लेट्स व्यूअर्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।